मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सीजीआई गवई पर हुए हमले को लोकतंत्र की आत्मा पर प्रहार बताया है। इन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि सीजीआई गवई पर हुआ हमला लोकतंत्र की आत्मा पर प्रहार है। न्यायपालिका की गरिमा और स्वतंत्रता किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की आधारशिला है। उस पर हाथ उठाना राष्ट्र के संविधान पर हाथ उठाने जैसा है। मैं इस कायराना कृत्य की कड़ी निंदा करता हूं। लोहरदगा में कांग्रेस जिला अध्यक्ष की हालिया नियुक्ति को लेकर अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के कांग्रेसी नेताओं और मुस्लिम समाज के ओहदेदारों ने पार्टी आला कमान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बता दें, कांग्रेस कार्यालय राजेंद्र भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में नेताओं ने चयन प्रक्रिया के भेदभावपूर्ण और पारदर्शिता रहित बताया। प्रेस वार्ता को कांग्रेस नेता आजाद खान, आफ्ताब आलम और समीद अंसारी समेत अन्य अल्पसंख्यक कार्यकर्ताओं ने संबोधित किया। इस मौके पर आजाद खान ने बताया कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा जिले में नए अध्यक्ष की नियुक्ति से पहले रायशुमारी की गई थी, जिसमें कार्यकर्ताओं ने एक तरफा समर्थन अल्पसंख्यक कांग्रेसी नेता के पक्ष में दिया था। उन्होंने बताया कि एआईसीसी के लोहरदगा जिले में अब तक इस रूप से मोहन मरकामा को भेजा था। मोहन मरकामा ने जिला और प्रखंड स्तर पर बैठकों के सभी कार्यकर्ताओं से राय ली थी और भरोसा दिलाया था कि रिपोर्ट ईमानदारी से आला कमान को भेजी जाएगी। लेकिन 4 अक्टूबर को जारी सूची में पूर्व जिलाध्यक्ष को ही जिलाध्यक्ष घोषित कर दिया गया है। ये है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा यहाँ पर अध्यक्ष चुनाव का लेके, जिला अध्यक्ष का चुनाव लेके पर्यवेक्षक यहाँ पर दिल्ली से और प्रदेश कांग्रेस कमेटी से यहाँ पर्यवेक्षक आए हुए थे। पर्यवेक्षक आने के बाद यहाँ लग रहा था मानो चुनाव का माहौल आ गया है। पूरा 7 प्रखंड में हजारों की तादाद में अपना जो भी थे दावेदार या मत देने का ये जो था, पर्यवेक्षक के सामने अपना मत दिए। और जिस आदमी का ये था कि यहाँ पर जो अध्यक्ष का चुनाव का जो होता है, यहाँ पर तो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, यहाँ पर एकल पद रिजर्व है। यहाँ पर अध्यक्ष, वार्ड कमिश्नर से लेके सांसद, विधायक, मंत्री तक सब यहाँ, मुख्यमंत्री तक यहाँ रिजर्व पद है। तो यहाँ पर 18% करीब मुस्लिम आबादी है। लोहरदगा जिला में 18% के करीब मुस्लिम आबादी है। तो जब यहाँ रायशुमारी हुआ तो यहाँ पर 3 मुस्लिम कैंडिडेट थे, तीनों अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं। और यहाँ पर्यवेक्षक भी आए थे। उस टाइम भी वो बोले कि यहाँ पर अल्पसंख्यक समुदाय से ही लोग बनेंगे। ये जिलाध्यक्ष यहाँ चुनाव हो और रायशुमारी हुआ। और यहाँ जानने के बाद मैं पूर्व में भी जो ये आए थे पर्यवेक्षक मोहन मरकाम, उनसे मैं डायरेक्ट बात किया था पूर्व में, जिसका वीडियो भी उपलब्ध है, अभी पूरा व्हाट्सएप ग्रुप में भी चल रहा है। उस टाइम हम बोले थे यहाँ पर तो रायशुमारी हो रहा है तो पूर्व की तरह तो नहीं होगा। पहले भी पूर्व में भी 2 बार हम रायशुमारी हो चुका था। रायशुमारी किसी का नाम में हुआ लेकिन अध्यक्ष कोई बन जाता है। इस बार भी उसी तरह के, जिससे अल्पसंख्यक समुदाय में खासा नाराजगी है। जबकि सांसद का चुनाव हो, विधायक का चुनाव या अन्य चुनाव हो, यहाँ अल्पसंख्यक समुदाय के लोग 80% करीब एक तरफा कांग्रेस के तरफ वोट देते हैं। क्या इस बार जिला अध्यक्ष चुनाव में मुसलमानों का कोई भागीदारी नहीं है? क्या मुसलमान सिर्फ गरीब बिछाने के लिए यहाँ रहेगा? तो अगर इस पर आला कमान गंभीरता पर विचार नहीं किया तो हम लोग का तीसरा विकल्प खुला है। हम लोग अपना एक बैठक करेंगे। इसके बाद एक बैठक होगी कि अगर आला कमान हम लोग के बातों का अनसुना किया तो हम लोग सामूहिक इस्तीफा। और लोहरदगा के कैरो प्रखंड के सांसद प्रतिनिधि समीर अंसारी ने भी नाराजगी जताई है। इनका कहना है कि विधानसभा और जिला परिषद की सीटें आदिवासी आरक्षित हैं। ऐसे में मुस्लिम समुदाय को जनप्रतिनिधि बनने का अवसर नहीं मिलता। संगठन के माध्यम से ही उन्हें नेतृत्व का अवसर दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि पहले भी जिले के कई मुस्लिम नेताओं को जिला अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन इस बार उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है। नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर कांग्रेस आला कमान ने इस निर्णय पर फिर से विचार नहीं किया तो मुस्लिम समुदाय राजनीतिक रूप से नया निर्णय लेने का बाध्य होगा। देखिए, ये लोहरदगा में खासतौर पर जिस तरह से जिला अध्यक्ष का चुनाव किया गया, तो कहीं न कहीं
हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों में खासी नाराज़गी है। चुनाव या जो रायशुमारी किया गया था यहाँ, उस समय देखा गया पूरे ज़िले में, जिस प्रखंड में भी पर्यवेक्षक गए, सभी प्रखंडों में हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के जो भी उम्मीदवार थे, उनका एक लहर था सभी प्रखंडों में। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये जिलाध्यक्ष बन चुके हैं। लेकिन उन तमाम भावनाओं को दरकिनार करते हुए पुनः एक बार, जिस तरह से इससे पहले भी हुआ था, पिछला बार भी रायशुमारी हुई थी, उस रायशुमारी में भी जन भावनाओं को दरकिनार किया गया था। पुनः इस बार भी उसी को दोहराया गया। कोई रायशुमारी का मतलब यहाँ पर नहीं रहा। रायशुमारी में किसी का लोग राय दिए और बन कोई और गए। तो इससे हमारे अल्पसंख्यक समुदाय में काफ़ी नाराजगी है। और आफ्ताब आलम, अल्पसंख्यक कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष, का कहना है कि ये निर्णय कांग्रेस नेतृत्व के उन वादों के खिलाफ है जिनमें राहुल गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता और कार्यकर्ताओं की भावनाओं के सम्मान की बात कही थी। आगे सुनिए इनका क्या कुछ कहना है। देखिए, सबसे पहले मैं आपका चैनल को ये शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पर जनता की भावनाओं को सुनने के लिए और आम जनता तक पहुँचाने के लिए यहाँ पर आए हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको, आपके चैनल के माध्यम से हम सभी जनता को ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर एक जिला अध्यक्ष का चुनाव किया गया है, लेकिन इसे चुनाव नहीं, इसे हम सीधे तौर पर ये कहेंगे कि एक साजिश के तहत जिला अध्यक्ष बनाया गया है। क्योंकि हमारे कांग्रेस पार्टी के जो केंद्रीय नेता हैं, बड़े लीडर हैं राहुल गांधी, या तो फिर ये कहिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उनका साफ तौर पर कहना है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हम लोगों को वो चीज़ देखने के लिए नहीं मिल रहा है। यहाँ पर अल्पसंख्यकों को दरकिनार किया जा रहा है, बार बार अनदेखा किया जा रहा है। 2-3 बार से ये पीढ़ियाँ चलती आ रही है। यहाँ पर मुसलमानों को कहीं पर कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। ये एक तरह का कहिए तो वार्ड से लेके मुखिया, उप प्रमुख या प्रमुख कहिए, सांसद, विधायक, सभी लोग यहाँ पर आदिवासी समाज से बनाए जाते हैं। हम लोग खुद बनाते हैं और बनाने में मुसलमान का अहम योगदान रहता है, ये सभी लोगों को पता है। इसके बावजूद भी यहाँ पर राहुल गांधी नेतृत्व करने नहीं आएंगे। कहीं ना कहीं यहाँ पर हमारे जो भी सांसद हैं, विधायक हैं या पूर्व सांसद, और पूर्वी सिंहभूम घाटशिला विधानसभा उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। जमशेदपुर उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के बॉर्डर एरिया में चेक नाका बनाया जाएगा, जहां बिना आदेश कोई राजनीति सभा नहीं होने दिया जाएगा। साथ ही चुनाव को प्रभावित करने वाले असामाजिक तत्व पर कार्रवाई की जाएगी। इन्होंने आगे बताया कि घाटशिला विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। 13 अक्टूबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वहीं नामांकन की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर होगी। नाम वापसी लेने की तारीख 24 अक्टूबर और 11 नवंबर को मतदान होगा। साथ ही 14 नवंबर को परिणाम घोषणा कर दिया जाएगा। इस विधानसभा चुनाव में 2,55,823 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। निर्वाचन आयोग ने घाटशिला असेंबली क्षेत्र के लिए उप निर्वाचन का जो कार्यक्रम है उसकी घोषणा कर दी है। तो मैं ब्रीफ में जो शेड्यूल है निर्वाचन का उससे आपको अवगत कराऊं। जो गजट नोटिफिकेशन के इशुएंस का डेट है वो 13 अक्टूबर 2025 है। लास्ट डेट फॉर मेकिंग नॉमिनेशंस, अंतिम तिथि नाम निर्वाचन की 21 अक्टूबर 2025 है। स्क्रूटनी की जो अंतिम तिथि है वो 22 अक्टूबर 2025 है और विड्रॉल की जो अंतिम तिथि है वो 24 अक्टूबर 2025 है। मतदान का जो कार्यक्रम है वो 11 नवंबर 2025 को संपन्न कराया जाएगा और 14 नवंबर 2025 को काउंटिंग ऑफ वोट्स होंगे। 16 नवंबर 2025 से पूर्व निर्वाचन की प्रक्रिया हमें समाप्त कर लेनी है। इसके साथ ही हमारा जो घाटशिला असेंबली क्षेत्र है वहाँ आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गया है। तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज को, सभी भावी कैंडिडेट्स को हम लोगों ने आपके माध्यम से ये कन्वे करना चाहेंगे कि अपनी सारी गतिविधियों को आदर्श आचार संहिता के जो गाइडलाइंस है उसके विदिन रह के ही संपादित करें। सर, उपायुक्त महोदय द्वारा ब्रीफ किया गया है। इलेक्शन की डेट्स अनाउंस हो चुके हैं और उसी के
तहत आचार संहिता तुरंत रूप से प्रभावी हो गई है घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में। जहां तक सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स की बात है, जो हमारे टोटल बूथ्स हैं उनकी सेंसिटिविटी के हिसाब से मैपिंग की जा रही है और सभी बूथों पर पुलिस का डिप्लॉयमेंट होगा। जो बूथ्स नक्सल रूप से थोड़े क्रिटिकल हैं उन पर सीएपीएफ का, जैप का एवं जिला पुलिस बल का डिप्लॉयमेंट होगा। आने वाले समय में पुलिस मुख्यालय को उस तरह की डिमांड यहाँ से प्रेषित की जाएगी। टोटल 16 चेक नाके यहाँ पर बनाए गए हैं। इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंटर स्टेट नाकों को भी उसमें इंक्लूड किया गया है। 10 इंटर स्टेट नाका बनाया गया है, 5 इंटर डिस्ट्रिक्ट नाका बनाया गया और 1 नाका शहर के अंदर बनाया गया है। इसके अलावा बहुत सारे पॉइंट्स पे लगातार चेकिंग जो जमशेदपुर में लगातार होती रहती है वो चेकिंग चालू रहेगी। जो भी हमारे नॉन बेलेबल वारंटी अपराधी हैं या जो फरारी हैं उनको गिरफ्तार करने के लिए और उनके वारंट्स को एग्जीक्यूट कराने के लिए लगातार अभियान चलाया जाएगा। जो आर्म्स वेरिफिकेशन और उनके सीजर की जो एक्सरसाइज है वो उपायुक्त की लीडरशिप में आने वाले टाइम में उसको स्टार्ट कर दिया जाएगा। साथ ही साथ में जिला में जो शांति व्यवस्था और कानून व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे एवं आदर्श आचार संहिता को भी प्रभावित। और सिमडेगा विधायक भूषण बाड़ा को कांग्रेस पार्टी का जिला अध्यक्ष बनाए जाने पर कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान शहर में आभार यात्रा भी निकाली गई। साथ ही झूलन सिंह चौक सहित जगह जगह स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान भूषण बाड़ा जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारों से वातावरण गूंज उठा। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने फूल मालाओं और बुके से विधायक सह नवनियुक्त जिलाध्यक्ष भूषण बाड़ा का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। और रानेश्वर के बीडीओ राजेश कुमार सिन्हा को अब बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का अतिरिक्त प्रभार भी मिल चुका है, जिससे स्थानीय लोगों में उत्साह का माहौल है। राजेश कुमार सिन्हा अपने जिम्मेदार और सक्रिय कार्यशैली के लिए पहले से चर्चे में है। पदभार ग्रहण करते ही उन्होंने ये भी कहा कि सभी आंगनवाड़ी केंद्र समय पर खुलेंगे और कुछ केंद्रों को मॉडल आंगनवाड़ी के रूप में विकसित किया जाएगा ताकि बच्चों को बेहतर सुविधाएं मिल सके। विद्यालय के तहत आंगनबाड़ी सेंटर संचालित होता है और विभाग का जो निर्देश है, जो हमारे उपायुक्त दुमका सर का निर्देश होगा, जो है सारी सुविधाएं बच्चों को मिले, आंगनबाड़ी सेंटर समय से खुले, समय से बंद हो, जितने बच्चों का नामांकन है उनकी उपस्थिति बना रहे और कई तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं पोषाहार वगैरह के लिए, वो सब उनको मिले। इसी पर मेरी प्राथमिकता होगी। और दूसरा, कुछ प्रत्येक पंचायत में कुछ आंगनबाड़ी केंद्र को हम लोग मॉडल के रूप में बनाने का प्रयास करेंगे। और झारखंड विधानसभा की सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति की बैठक सिमडेगा परिसदन में समिति अध्यक्ष नीरल पूर्ति की अध्यक्षता में हुई। इस दौरान सदस्य जगत मांझी भी मौजूद रहे। इस दौरान विद्युत विभाग की समीक्षा में कार्यपालक अभियंता ने बताया कि 574 टोलों में से 81 टोलों का कार्य पूरा हुआ है, कुछ टोलों में कार्य चल रहा है। सभापति ने कार्य की प्रगति पर नाराजगी जताई है और कहा है कि संवेदक के कार्य की सतत समीक्षा करें, पूरे किए गए टोलों की सूची उपलब्ध कराई जाए ताकि उसका सत्यापन किया जा सके। बिना मीटर लगे कनेक्शन वाले घरों में मीटर लगाया जाए ताकि जांच में लोगों को पेनाल्टी न भरना पड़े और वन निगम के द्वारा लगाए गए पौधों की जानकारी भी ली जाए ताकि हाथी प्रभावित क्षेत्रों में इस संबंध में मुआवजा और सुरक्षा उपकरणों की वितरण की जानकारी उपलब्ध हो। गढ़वा के मेराल थाना क्षेत्र के औरैया गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक पिता अनिल चौधरी ने अपनी अविवाहित नाबालिग बेटी और उसके नवजात बच्चे की हत्या कर शव नदी किनारे दफना दिया। पुलिस को लड़की के प्रेमी ने सूचना दी थी कि बच्चे की हत्या की साजिश हो रही है। प्रेमी ने पहले ही इस मामले में जेल काटी थी और हाल ही में बाहर आया था। पुलिस ने सूचना के आधार पर छानबीन की, आरोपी पिता को गिरफ्तार
कर लिया गया है और उसकी निशानदेही पर मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में दोनों शव कब्र से बाहर निकाले गए। घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई है। ग्रामीणों ने आरोपी को सख्त सजा देने की मांग की है। पुलिस ने शवों को अंत्य परीक्षण के लिए गढ़वा सदर अस्पताल भेज दिया है। आवेदक रूपान चौधरी पिता रमेश चौधरी थाना रेहला के द्वारा आवेदन मेराल थाना में दिया गया था। उनकी पत्नी राधिका देवी की मृत्यु की हत्या करा दी गई है। उसके आलोक में इंक्वेस्ट के लिए आज हम लोग यहाँ दंडाधिकारी के रूप में उपस्थित हुए थे और उनकी मृत्यु किस प्रकार से हुई है पोस्टमार्टम के बाद ही क्लियर हो पाएगी। और इंक्वेस्ट हम लोग कर लिए हैं, अभी पोस्टमार्टम के लिए इसको ले जा रहे हैं। गड्ढा खोदा गया तो महिला के साथ साथ और कुछ? हाँ, महिला के साथ में एक नवजात बच्ची या बच्चा जो भी है वो भी बरामद हुआ है, उसकी भी पुष्टि हुई है। महिला और महिला का बच्चा? हाँ 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 हाँ। इस हत्या के पीछे कुछ साजिश सर? वो तो अनुसंधान में पता चलेगा क्या है नहीं है। अभी अनुसंधान की प्रक्रिया जारी है, होगा पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद थाना अपने स्तर से अनुसंधान करके जो भी दोषी होंगे उनको। और झारखंड पठारी चंदवा लोहरदगा ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन संचालन समिति के सदस्यों के द्वारा हेजल साइडिंग परिसर का दौरा किया गया। इस दौरान साइडिंग प्रबंधक के कार्यालय में साइडिंग परिसर से संबंधित विभिन्न समस्याओं को लेकर साइडिंग प्रबंधक के साथ बैठक की। इस बीच साइडिंग स्थित समस्याओं को इंचार्ज को अवगत कराया और सभी समस्याओं को दूर करने पर विस्तृत चर्चा किया गया। इस दौरान जर्जर सड़क और प्याऊ जल और शेड आदि समस्याओं को साइडिंग इंचार्ज के सामने रखा गया। इधर संचालन समिति के सदस्यों के दबाव के बाद साइडिंग इंचार्ज के द्वारा तत्काल जर्जर सड़क का मरम्मत कराया गया है। और जमशेदपुर में उत्पाद विभाग के निर्देश पर उत्पाद निरीक्षक रामदास भगत के पर्यवेक्षण में बोड़ाम थाना क्षेत्र के डांगा नाला में अवैध शराब भट्टी के विरुद्ध छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान 3 अवैध चुलाई शराब भट्टियों को नष्ट किया गया है। विभागीय टीम के मौके पर करीब 1200 किलोग्राम अवैध जावा महुआ विनष्ट किया और 32 लीटर चुलाई शराब जब्त की। विभाग ने बताया है कि भट्टी संचालकों के विरुद्ध उत्पाद अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जा रहा है। और पाकुड़ के उपायुक्त मनीष कुमार ने जिले के माटी शिल्पकारों के बीच विद्युत चाक का वितरण किया है। ये कार्यक्रम उद्योग विभाग और मुख्यमंत्री लघु एवं कुटीर उद्यम विकास बोर्ड के तत्वावधान में झारखंड माटी कला बोर्ड रांची द्वारा आयोजित किया गया है। इस अवसर पर डीसी ने कहा है कि ये पहल माननीय मुख्यमंत्री की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने बताया कि पाकुड़ जिले के 40 शिल्पकारों को ये विद्युत चाक दिया गया है, जिसमें उन्हें दीपावली से पहले अपने कार्य को और बेहतर करने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री लघु कुटीर उद्यम विकास बोर्ड के द्वारा जो माननीय मुख्यमंत्री जी की परिकल्पना से ये इलेक्ट्रिक चाक जो हमारे जो कुमार भाई बहन हैं, जो विश्वकर्मा हैं हमारे, उनको प्रदान किया जा रहा है। अब बहुत गर्व की बात है कि हमारे ज़िले पाकुड़ में भी हम लोग 40 ऐसे जो हमारे शिल्पीकार हैं उनको हम लोग ये प्रोवाइड कर रहे हैं। और दीपावली से पहले इसे प्रोवाइड करने से उन्हें अपने अपने कार्यों में भी नई शक्ति और नई ऊर्जा मिलेगी। इसके साथ साथ हम लोगों का यही प्रयास है कि इसमें 100 से 150 और लोगों को इसमें जोड़ा जाए, लाभुकों को। और इसमें 90% का सब्सिडी है, अनुदान है। इसमें मैं आपके माध्यम से भी आग्रह करूंगा कि लोग इससे जुड़े। ये काफ़ी अच्छा है, हम लोगों ने इसका मॉडल भी देखा और जितने भी लाभुक इसका इस्तेमाल कर रहे हैं उसे सीख कर काफ़ी अच्छा आय का स्रोत भी बढ़ा रहे हैं। इसके अतिरिक्त भी बोर्ड के द्वारा, लघु कुटीर उद्योग बोर्ड के द्वारा अलग अलग तरह के लाभ दिए जा रहे हैं, जिसकी जानकारी आपको GMDIC ऑफिस से मिल सकती है। तो सभी जो हमारे शिल्पीकार हैं, क्रिएटिव पर्सन्स हैं, जो PM विश्वकर्मा या लघु कुटीर बोर्ड में अपना नाम दर्ज कराए हैं, उनसे आग्रह होगा कि इसका लाभ, सरकार की इस अच्छी और महत्वाकांक्षी योजना का लाभ जरूर लें। हम लोग को अभी ये कुमार भाई को मिट्टी के लिए
इलेक्ट्रॉनिक चाक हम लोग का डीसी साहब के द्वारा दिया गया। ये इसके लिए झारखंड सरकार को हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि दिल्ली में महर्षि वाल्मीकि की जयंती बड़े हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। शहर भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सरकार सभी कार्यक्रमों के लिए बेहतर सुविधाएं, स्वच्छता और सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। मंत्री और विधायक इन आयोजन में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं, जनता से जुड़ रहे हैं और सेवाएं दे रहे हैं। बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ भगवान महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती मनाई जा रही है। हर तरफ हर्ष है, तैयारी है, जगह जगह पे कार्यक्रम हो रहे हैं और दिल्ली सरकार ने अपनी व्यवस्था से भी 100 कार्यक्रमों को सहयोग प्रदान किया है। हम हर कार्यक्रम जो दिल्ली में हो रहे हैं उन सबको बेहतर सुविधाएं, स्वच्छता, सुरक्षा देने के अभियान में जुटे हैं और कल पूरा दिन, आज से लेकर के जब तक ये आयोजन चलेंगे, हमारी पूरी सरकार, मैं स्वयं, हमारे मंत्री, विधायक, सब लोग जनता के बीच में रह करके उनकी सेवा करेंगे और इन कार्यक्रमों में शामिल। दिल्ली में मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा है कि मुख्यमंत्री ने महर्षि वाल्मीकि की जयंती पर राजपत्रित अवकाश घोषित किया है, जिससे ये सुनिश्चित हुआ है कि यह अवकाश प्रतिवर्ष मनाया जाएगा। और एक बड़ा उत्सव है भगवान महर्षि वाल्मीकि की जयंती का। मुख्यमंत्री जी ने छुट्टी घोषित की है और गजेटेड हॉलीडे है। हर साल ये छुट्टी हुआ करेगी। इससे पहले की सरकारें हर बार एक साल के लिए घोषणा करती थी, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है कि वाल्मीकि जयंती को बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा, भव्य स्तर पर मनाया जाएगा। सचिवालय में उसका भव्य आयोजन भी किया गया है और छुट्टी की घोषणा भी की गई है। अभी दिल्ली सरकार ने लिख कर दिया है सुप्रीम कोर्ट को, मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है कि करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है और प्रदूषण के ऊपर सरकार की जो भी जिम्मेदारियां उनको सरकार पूरा करेगी। बहुत सारे फैसले लिए भी जा रहे हैं, आगे भी लिए जाएंगे जो कोर्ट निर्णय लेगा प्रदूषण कम करने का। लेकिन दीपावली पर ग्रीन क्रैकर्स की अनुमति होनी चाहिए। लोगों की आस्था से जुड़ा विषय है और लोग दीपावली को। दिल्ली में बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू और भाजपा विधायक शंकर घोष पर हुए हमले पर भाजपा नेता अनिर्बन गांगुली ने कहा है कि न सिर्फ ममता बनर्जी कानून व्यवस्था संभालने में असमर्थ हैं, बल्कि वही ये सब करा रही हैं। उत्तर बंगाल में उनका खास आदमी उदयन गुहा है, जिसके जरिए वो ध्यान भटकाने के लिए ये सब करवा रही हैं। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, एक बार सुनिए। देखिए, ममता बनर्जी नॉट ओनली लॉ एंड ऑर्डर संभाल नहीं पा रही है, ये सब करवा रही है। उनके जो वहाँ नॉर्थ बंगाल में उनके जो खास है ये उदयन गुहा, ये उदयन गुहा के मार्फत उनके माध्यम से ये सब करवा रही है इन ऑर्डर टू डाइवर्ट अटेंशन। आपने शायद ही किसी राज्य में ऐसा सुना होगा कि उस राज्य में ऐसा एक विभत्स आपदा के समय में सारे लोग कूद पड़ते हैं। वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो रूलिंग हो और विपक्ष हो, सब जाकर मैदान में उतर के मानसिकता रहता है। दूसरे राज्यों में अगर आप देखेंगे कि रिलीफ ऑपरेशन में हाथ बटाना, ये सिर्फ बंगाल है जहाँ जो रूलिंग डिस्पेंसेशन, रूलिंग गवर्नमेंट है, उनके मंत्री हैं, उनके मुख्यमंत्री हैं और वो जो जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ऑल इंडिया कहता है, ये तृणमूल कांग्रेस के वो जो जनरल सेक्रेटरी डायमंड हार्बर के एक एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये लोग कार्निवल मना रहे हैं। सारा देश ने देखा ये कितना परिहास ये लोग करते हैं कि कार्निवल मना रहे हैं, नाच रहे हैं, सरकारी पैसा को एकदम से। और पटना में बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि चुनाव आयोग को हृदय से धन्यवाद। लोक आस्था के महापर्व के बाद बिहार को लोकतंत्र का महापर्व बनाने का अवसर मिलने जा रहा है। उन्होंने कहा कि एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर कोई झंझट नहीं है, अनुभवी और सुलझे हुए लोग हैं, सब सेवा भाव से काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि हम प्रगति करते हैं और विपक्ष प्रोपेगेंडा फैलाता है, यही अंतर है। लेकिन सबसे पहले तो चुनाव आयोग को हृदय से धन्यवाद, बधाई कि लोक आस्था के महापर्व के बाद लोकतंत्र का महापर्व मनाने का बिहार को मौका मिलने जा रहा है। इस मौके पर कहीं न कहीं
हर बिहारी अपने को पूरी पवित्रता और पारदर्शिता के साथ विकसित बिहार बनाने के संकल्प को साकार करेगा। सीट बंटवारे को लेकर कोई चर्चा? कोई झंझट नहीं है। अनुभवी और सुलझे हुए लोग हैं और जिनके मन के अंदर सेवा का भाव से काम कर रहे हैं, उन व्यक्ति को कहीं प्रॉब्लम और कहीं समस्या नहीं आती। आरजेडी कई तरह के आरोप लगा रही है बीजेपी। अजय तो प्रतिपक्ष आरोप नहीं लगाएगा तो क्या वो बड़ाई करेगा सत्ता का? वो भ्रम नहीं फैलाएगा। हम प्रगति करते हैं, वो प्रोपगंडा करता है। यही तो अंतर है। हम सुशासन की बात करते हैं, वो दुशासन के रूप में कुशासन की बात करेंगे। पक्ष प्रतिपक्ष में तो ये चलता। अब मुंसिफ जोहार की खबरों में बस आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त। तब तक के लिए देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहे मुंसिफ टीवी के साथ।